नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। सोनम वांगचुक का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में वही तस्वीर उभरती है। बर्फीले पहाड़ों में खड़ा वह इंजीनियर जिसने सीमित संसाधनों में भी आशा पैदा की। वह वही वांगचुक है जिनके आइस स्तूपा और सौर हीटिंग स्कूल ने न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे देश में उन्हें पहचान दिलाई। उनकी सोच और काम ने वैश्विक मंचों पर भारत की छवि चमकाई। उनके कार्यों के लिए उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पुरस्कार और सम्मान मिले। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017, यूनेस्को से जुड़े सम्मान, जीतू के सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जैसे व्यावसायिक और पॉपुलर मंचों के पुरस्कार, साथ ही इंडियंस फॉर कलेक्टिव एक्शंस, द वीक का मैन ऑफ द ईयर, रियल हीरोज अवार्ड, CNN IBN का अशोका फेलोशिप और राज्य स्तर के कला पर्यावरण पुरस्कार भी। इन पुरस्कारों ने न उन्हें सिर्फ शिल्प उद्यमी बल्कि एक वैश्विक आइकॉन बना दिया। इन सम्मानों का मतलब यह था कि भारत की कठोर पहाड़ियों में जन्मा एक विचार दुनिया के वैज्ञानिक, शैक्षिक और सामाजिक वृत्तांतों में जगह बना सकता है। यह वही आदमी था जिसे एक समय देश का गौरव कहा गया, पर 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब से ही वांगचुक की राह बदलने लगी। उनके काम की प्रामाणिकता और उनकी लोकप्रियता ने उन्हें स्थानीय समुदाय का मुखर प्रतिनिधि बना दिया। उन्होंने छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई ताकि लद्दाख की जमीन, संसाधन और सांस्कृतिक पहचान बाहरी दबाव से सुरक्षित रहे। यह मांग संविधान के भीतर की थी, पर उसकी राजनीतिक संवेदनशीलता अति गंभीर थी। लद्दाख एक ऐसा भूभाग है जो चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सटा हुआ है, अतः यहाँ किसी भी तरह की सामाजिक हलचल को तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा के हिस्से के रूप में परखा जाता है और परखा जाना भी चाहिए। वांगचुक की आवाज़ गांधीवादी और अहिंसक तरीके से उठी। धरने, उपवास और शांतिपूर्ण मार्च के जरिए उन्होंने लोगों को संगठित किया। उनके शब्दों में हमेशा यही बात रही कि उनका उद्देश्य देश के खिलाफ कुछ नहीं करना बल्कि स्थानीय समुदाय के हितों की रक्षा कर देश के दीर्घकालिक हितों को सुदृढ़ करना है। फिर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। वे ना तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य थे, न चुनाव राजनीति के कारोबारी, पर उनकी ईमानदारी और व्यवहार ने सामान्य जनता का भरोसा जीत लिया। इसी विश्वास ने उन्हें औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए शायद खतरा बना दिया। जैसे जैसे आंदोलन ने गति पकड़ी, कुछ ऐसे नैरेटिव भी उभरे जो वांगचुक की छवि को बदलने लगे। कुछ लोगों और संगठनों ने यह प्रचार शुरू किया कि उनके आंदोलनों के पीछे विदेशी फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाएं हैं। कुछ ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वांगचुक ने वर्षों में विश्व भर से जो रेनोम और पुरस्कार प्राप्त किए, वही कुछ ताकतों के लिए संदेह का कारण बन गए। इस तरह सम्मान भी संदिग्धता में तब्दील होने लगा। इस विरोधाभास का अर्थ यही था कि वैश्विक मंचों पर मिले सम्मान कभी कभी घरेलू राजनीतिक संदर्भ में उल्टा प्रभाव भी डाल देते हैं। सितंबर 2025 तक परिस्थितियां चरम पर पहुंच चुकी थी। लंबे समय से चले आ रहे वार्तालापों और मांगों के बावजूद यदि प्रशासन ने त्वरित निर्णायक कदम नहीं उठाया तो युवा वर्ग में और इंतजार नहीं की भावना फूटी। लेह की सड़कों पर नागरिकों का गुस्सा उबल उठा और शांतिपूर्ण आंदोलनों का स्वर अचानक हिंसक मोड़ ले गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों और वाहनों को निशाना बनाया और सबसे गंभीर रूप से स्थानीय बीजेपी कार्यालय को आग लगा दी गई। इस आगजनी से माहौल और ज्वलंत हो गया। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें सुरक्षा कारणों से लेह से बाहर स्थानांतरित कर जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। इंटरनेट बंदी, कर्फ्यू और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती ने स्थिति को और जटिल बना दिया। गिरफ्तारी के बाद जो बहस छिड़ी वह केवल इस बात की नहीं थी कि क्या वांगचुक ने हिंसा उकसाई या नहीं। बहस उस बड़े प्रश्न पर केंद्रित हो गई कि किसे राष्ट्रभक्त माना जाए और किसे राष्ट्रद्रोही ठहराया जाए। जिन्होंने वांगचुक के कार्यों को पुरस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं से देखा था, वे यह मानने लगे कि किसी व्यक्ति को इतने बड़े सम्मान मिलने के बाद अचानक ही राष्ट्र विरोधी कैसे कहा जा सकता है। किंतु सत्ता के दृष्टिकोण से यह और भी जटिल था। लद्दाख की संवेदनशील स्थिति, 2019 के राजनीतिक परिवर्तनों के बाद केंद्र और स्थानीय जनता के बीच उपजी खाई और बड़े निवेश तथा सुरक्षा परियोजनाओं का दायरा,
इन सब ने मिलकर वांगचुक की मांगों को सिर्फ स्थानीय अधिकारों तक सीमित नहीं रहने दिया। जब किसी आंदोलन का प्रभाव सीमाओं के समीप बढ़े और उसकी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुँचे तो शासन के लिए यह सहज रूप से स्वीकार्य नहीं रह गया। इसलिए किसी भी प्रदीर्घ आंदोलन को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए जरूरी दिखाई दिया। वांगचुक को मिले पुरस्कार और सम्मान, जिन्हें दुनिया भर के विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन और पुरस्कृत निकायों ने उनके कार्यों के कारण दिया था, अब उनके समर्थन में उठ रही आवाज़ों का एक मजबूत तर्क बन गए। रेमन मैग्सेसे जैसे प्रतिष्ठित एशियाई पुरस्कार ने उन्हें केवल नव प्रवर्तनकारी नहीं बल्कि नेतृत्व के रूप में स्थापित किया। रोलेक्स अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, यूनेस्को से जुड़े सम्मान और अशोका फेलोशिप ने यह स्पष्ट किया कि उनके प्रोजेक्ट्स तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से महत्व रखते हैं। वही द वीक, GQ और CNN IBN जैसे मीडिया सम्मान लोगों के बीच उनके काम की पहुंच और लोकप्रियता को दर्शाते थे। इन पुरस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं ने वांगचुक को एक सांस्कृतिक विश्व दृष्टि दी, पर वही विश्व दृष्टि राजनीतिक संदर्भ में देश की सुरक्षा कहानी के साथ जब टकराई तो परिणाम हिंसा और कट्टरता तक गए। कानूनी मोर्चे पर अब जंग शुरू हो चुकी है। NSA के तहत गिरफ्तारी का मतलब केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि लंबे समय तक हिरासत और न्यायिक प्रक्रिया में देरी की संभावना भी होती है। वांगचुक के पक्ष में खड़े वकील और अधिकार संगठन यह तर्क दे रहे हैं कि उनकी मांगें संवैधानिक है और अहिंसा पर आधारित नहीं। वहीं प्रशासन कहना चाहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था और लिहाज की सुरक्षा से यह कार्रवाई आवश्यक थी। अदालत में यह मुकदमा न सिर्फ कानूनी बाध्य का होगा बल्कि वैचारिक बहस का भी होगा। क्या असहमति अब लोकतंत्र में अपराध के लिहाज से देखी जाएगी या लोकतंत्र में विरोध की पहचान एक आवश्यक स्वस्थ प्रक्रिया के रूप में सुरक्षित रहेगी? देश और विदेश में वांगचुक के समर्थक यह भी याद दिला रहे हैं कि उनके पास जो सम्मान और पुरस्कार हैं वे वर्षों के ईमानदार काम का फल है। उन पुरस्कारों में जो आर्थिक और नैतिक समर्थन मिला उसने कई बार लद्दाख के बच्चों के लिए स्कूल चलाने, ग्लेशियर और जल संरक्षण परियोजनाएं बनाने और स्थानीय समुदायों के लिए जीवन निर्भर मॉडल तैयार करने में मदद की। उन मान्यताओं ने यही सिद्ध किया कि वांगचुक का इरादा निजी लाभ या राजनीतिक उथल पुथल करना नहीं बल्कि उनका मकसद जीवन दौर और प्रकृति के बीच तालमेल बनाए रखना था। फिर भी वर्तमान घटनाक्रम ने एक अनकहा सच उजागर कर दिया है। सम्मान और पुरस्कार किसी समय पक्ष में काम आते हैं और कभी कभी हीन भावना का कारण बन जाते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और प्रतिष्ठा घरेलू राजनीतिक चिंताओं से टकराती है तो परिणाम कठिन होते हैं। सोनम वांगचुक का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे सामाजिक कार्य, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अधिकारों की लड़ाई राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास नैरेटिव के साथ टकरा सकती हैं। और जब टकराव चरम पर पहुंचता है तो शासन के पास जो कानूनी और प्रशासनिक साधन होते हैं वे इस्तेमाल हो जाते हैं। आखिरकार यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह उस लोकतांत्रिक परिपाटी की कहानी है जिसमें सम्मानित कार्यकर्ताओं को कब तक आवाज़ उठाने की आज़ादी रहेगी, कहाँ तक वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर देश की नीतियों पर प्रश्न उठा सकते हैं और किस हद तक स्थानीय संघर्षों को राज्य सुरक्षा के आगे तारीख कर दिया जाएगा। सोनम वांगचुक के पुरस्कार और सम्मान उनके जीवन के सिद्ध कार्यों का प्रमाण है। वही पुरस्कार आज उनके समर्थकों के लिए हथियार है और विरोधियों के लिए संदेह का कारण। यह द्वैत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि राष्ट्र गौरव और राष्ट्रद्रोही की परिभाषा कब और कैसे तय होगी और क्या लोकतंत्र में सम्मानित आवाज़ों को सुरक्षित रखते हुए भी सुरक्षा और विकास के लक्ष्यों को साधा जा सकता है। लद्दाख की बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर धीमे धीमे कम हो रहे हैं और उसके साथ एक सामाजिक विमर्श भी पिघल रहा है। यह विमर्श जो है तय करेगा कि भारत किस तरह की आवाज़ों को अपनाएगा और किन आवाज़ों को बंद करने से नहीं झिझकेगा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, उनके विरुद्ध चल रही कानूनी प्रक्रिया और उनके पास मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों का यह विचित्र मेल हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की अस्मिता उसकी सहमति को स्वीकार करने की क्षमता में निहित है। अगर वह क्षमता कमज़ोर पड़ती है तो पुरस्कार चाहे जितना भी हो वे उस लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे जहां से उन्हें मिला किया गया यह सम्मान है। कुल मिलाकर सोनम वांगचुक की लड़ाई राष्ट्र गौरव से
राष्ट्रद्रोही बनने की एक ऐसी कहानी है जिसके बीच में भारत का पूरा समूचा तंत्र खत्म हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।